हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसे आप सब लोग जानते हैं, आपके आरआरबी पीओ मेंस की एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाली है 29 सितंबर को। तो काफ़ी कम समय बचा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेंस के सेशंस अलग से आपको चाहिए। तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर ये एक सीरीज़ आप सबके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। ये सीरीज़ आपके मेंस एग्जाम्स तक चलेगी और इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश के कुछ बहुत ही बढ़िया मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और इस सीरीज में बेसिकली क्या होने वाला है, इस सीरीज में हम लोग मेंस लेवल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, एरर स्पॉटिंग के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे सभी प्रकार के सभी वैरायटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग एक नए लेवल का मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट और एक मेंस लेवल का पैराजंबल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज। क्लोज टेस्ट है, 5 पिलर्स एंड ये एक नया पैटर्न है, एज यू कैन सी। तो आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर पहले फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर। एंड ये 3 वर्ड्स दिए हैं, ऑगमेंटेड, अंडरस्टैंड, विटनेस्ड। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, है ना। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? ओके, सो इफ आई ओनली न्यू देन व्हाट आई नो नाउ, है ना। ये एक कोट है, ये एक लाइन है जो हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं। इट इज अ लैमेंट, इट इज अ लैमेंट, लैमेंट यानी कि कंप्लेंट। ये एक ऐसा कंप्लेंट है, ये एक ऐसी लैमेंट है। द यंग डू नॉट डैश, यंग लोग जो है वो इस कंप्लेंट को नहीं समझ सकते, है ना। द यंग डू नॉट अंडरस्टैंड। एक तो सबसे पहले देखिए, डू के बाद आ गया वी1, डू के बाद वी1 लगता है हमेशा, है ना। विटनेस्ड में ईडी लगा है तो ये नहीं चल सकता, और ऑगमेंटेड में भी ईडी लगा है, ये भी नहीं चल सकता। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से आंसर आपका आएगा ओनली टू। ओनली टू जो है वो आपका सही जवाब है। जितने लोगों ने ओनली टू आंसर मार्क किया है, वेरी गुड। बाकी ऑगमेंट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना, ऑगमेंट करना। ओके, अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। बी फिल इन द ब्लैंक, इसका आंसर बताइए। ये जो फॉर है, इसको आप बिकॉज की तरह पढ़ सकते हैं, है ना। बिकॉज दे डू नॉट नो दैट दे डू नॉट नो, है ना। मतलब उनको ये नहीं पता कि अभी जो चीजें उनको पता है वो एक्चुअली नहीं है। अभी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी उनको नहीं पता है, ये उनको पता नहीं है ना। इसलिए ये जो कंप्लेंट है कि व्हाट आई नो नाउ इफ ओनली आई न्यू देन, आज मुझे जो चीज पता है काश मुझे पहले पता होती, है ना, ये तब आता है। तो बट एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होता है, समटाइम्स इन डेज, समटाइम्स इन ईयर्स, many people have wanted to go back and counsel, scold, guide themselves to better dash। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा चाहते हैं कि यार मैं पास्ट में जाके अपने आप को या तो काउंसिल करता, या फिर डांटता अपने आप को, या सही गाइडेंस देता अपने आप को, है ना। क्या करने के लिए? टू बेटर डैश, टू बेटर आउटकम्स, अपनी जिंदगी में बेटर आउटकम्स लाने के लिए, या बेटर डिसीजंस लेने के लिए। रेजोल्यूशंस नहीं, रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो आप डिसाइड करते हैं एक प्रकार से, लेकिन उसके ऊपर काम करते हैं नहीं करते वो नहीं पता, है ना। सो रेजोल्यूशन ये एक प्रकार से थोड़ा सा प्लान के जैसा होता है, लेकिन यहां पर हमें आउटकम्स और डिसीजंस, ये दो वर्ड्स जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठते हुए नजर आ रहे हैं। सो 1 and 3, 1 and 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बोथ 1 and 3 इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, थर्ड फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, सी फिल इन द ब्लैंक में इसका आंसर बताइए।
सम में विश टू गो बैक ओनली अ डे। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि यार एक दिन पहले जाके अपने आप को कॉशन करूं, अपने आप को सतर्क करूं, है ना। देयर पास्ट सेल्व्स अगेंस्ट दैट फिफ्थ ड्रिंक और द लेट नाइट बिंज डैश। लेट नाइट बिंज वॉट? स्प्री, मैराथन या फीस्ट? BINGE, बिंज, ये शब्द जब भी आता है इसको हमेशा याद रखिए, बिंज वॉचिंग समथिंग या फिर बिंज ईटिंग समथिंग। ये आजकल नए ट्रेंड चल रहे हैं जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली कोई चीज देखते रहना। जैसे कोई टीवी सीरीज, कोई OTT चैनल प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज आई है, कोई फिल्म आया है, तो एक के बाद एक के बाद एक एपिसोड देखते रहते हैं, है ना। एक खत्म तो दूसरा चालू, दूसरा खत्म तो तीसरा चालू, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, बिना कुछ खाए पिए घंटों तक देखते रहते हैं। उसको बिंज वॉचिंग कहते हैं। वैसे कुछ लोग बिंज ईटिंग भी करते हैं, खाते रहते हैं एक डिश के बाद दूसरी डिश, है ना। ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर एक प्रकार से हो जाता है। तो ये लेट नाइट, रात, देर रात तक, 2-2, 3-3 बजे तक बिंज करने की क्या है ये? स्प्री है। स्प्री का मतलब होता है कि लगे पड़े हैं किसी भी चीज में, है ना। चाहे वो फिल्म देखना हो या टीवी सीरीज देखना हो या कोई भी चीज देखनी हो। एक प्रकार से फीस्ट है ना? खाने के लिए भी आप बिंज ईटिंग कर सकते हैं, लेट नाइट तक खाते रहना या लेट नाइट तक कंटेंट को कंज्यूम करना, एक प्रकार से वो भी हो सकता है। एंड बिंज मैराथन, मैराथन्स एक के बाद एक के बाद एक मैराथन जैसे काम कर रहे हैं। तो ये तीनों एक्चुअली वर्ड्स सही बैठ रहे हैं। ऑल 1, 2 एंड 3 आर पॉसिबल हियर। तो ऑल 1, 2 एंड 3 जिन्होंने आंसर मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा फिल इन द ब्लैंक, इसका आंसर बताइए। फॉर अदर्स रिग्रेट्स कैन स्पैन ईयर्स और इवन अ लाइफ टाइम। कुछ लोगों के लिए उनके जो रिग्रेट्स होते हैं वो या तो सालों तक चल सकते हैं या पूरे लाइफ स्पैन तक, लाइफ टाइम तक चल सकते हैं। इट मे बी दैट आफ्टर स्लेविंग अवे एट अ जॉब फॉर डैश। स्लेविंग अवे का मतलब क्या है? जैसे एक स्लेव काम करता है ना, जैसे एक नौकर काम करता है ना, एक किसी एक जॉब में, फॉर डैश, फॉर डेकेड्स, दशकों तक, एजेस, एजेस यानी कि अगेन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इयॉन्स। इयॉन्स का एक्चुअल मीनिंग होता है हजारों साल, सैकड़ों साल, लेकिन ये सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में 30-35 साल से लगे हुए हैं, एक ही जॉब कर रहे हैं, एक ही ऑफिस जा रहे हैं, एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, है ना। तो लोगों को आपने सुना है ना कि ये काम तो मैं बरसों से कर रहा हूँ, एक प्रकार से हजारों सालों से कर रहा हूँ। वो सिंबॉलिक होता है, उसको इस प्रकार का यूसेज करना, है ना। उसको मेटाफर की तरह देखते हैं हम लोग, या फिर आप एग्जैजरेशन भी बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई फिल्म, मान लीजिए आपने कोई फिल्म है 10 बार देख ली, लेकिन आप बोलते हैं ना ये मैंने फिल्म तो ये 1000 बार देखी है। अभी एक्चुअली 1000 बार नहीं देखी है, 10 बार 15 बार देखी होगी, लेकिन आप बोल तो 1000 रहे हैं, है ना। ये इतनी सी बात को इतना करके बताना, ये एग्जैजरेशन का तरीका होता है। तो इयॉन्स बोलना, एजेस बोलना, ये भी चलेगा, डेकेड्स भी चलेगा। तो यहां पर भी ऑल 1, 2, 3 तीनों के तीनों वर्ड्स बैठ रहे हैं। सो अगेन ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, पांचवा ई फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या होगा? Someone may want to go back and quit when time and opportunity allowed them to। कुछ लोग ये चाहते होंगे कि यार मैं वापस जाऊं और क्विट कर दूं जॉब, जब मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। नाउ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्राइंग टू अलाउ पीपल टू टॉक टू डैश वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लोगों को अपने खुद के कैसे वर्जन से बात करने ये कर रहा है। यंगर वर्जन्स नहीं, फ्यूचर वर्जन्स, है ना। एआई को यंगर वर्जन नहीं, फ्यूचर वर्जन से बात करना ये पॉसिबल हुआ है, पास्ट वर्जन नहीं और यंगर वर्जन। क्योंकि एआई क्या करेगा, आप अभी तक जो कर रहे हैं, आपने अभी तक जो डिसीजंस लिए हैं, उनको एनालाइज करके आपका 10 साल बाद वाला सिचुएशन क्या होगा, कैसे होगा, है ना, ये प्रेडिक्ट करके एक प्रकार से आपका एक 10 साल बाद वाला वर्जन बनाएगा, और उस वर्जन के साथ लोग जाके बात कर सकते हैं। सही है। तो इसलिए फ्यूचर जो है वो चलेगा, यंगर एंड पास्ट नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3।
बहुत सारे लोग इसमें बोथ 2 एंड 3 के साथ जाते हैं यंगर एंड पास्ट के बारे में, क्योंकि पैराग्राफ उस टोन में ऐसे लगता है, लेकिन हम एआई की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के बारे में बात करता है। सो ये हमारा क्लोज टेस्ट था 5 फिलर्स वाला। इस प्रकार के क्लोज टेस्ट आप आपके आरआरबी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल पैराजंबल का है, लेकिन पैराजंबल के अंदर एज यू कैन सी एक फिल इन द ब्लैंक की जगह है, तो आपको वहां पर फिल इन द ब्लैंक का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जिसमें एरर है, तो वो एरर वाला सेंटेंस कौन सा है, ये आपको बताना है। पहले तो सबसे पहले तो आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली एंड ट्राई टू फिगर आउट और ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसमें सेकेंड एंड सिक्स्थ सेंटेंस जो है ना, दूसरा और छठा सेंटेंस ये फिक्स्ड है, तो पहला मिसिंग है, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा मिसिंग है और सिक्स्थ यानी कि आखिरी सेंटेंस भी दिया हुआ है। तो बीच के 3 और शुरुआत का 1, बेसिकली ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को सॉल्व कर लीजिए, इस पैराग्राफ का सीक्वेंस अपने डायरी में नोटबुक में बना के रख दीजिए, और जब आपका सीक्वेंस बना के हो जाएगा तब आप ये वीडियो को फिर से दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस क्या क्या, ठीक है। तो पहला सवाल जो था वो हमारा फिल इन द ब्लैंक का था। The melting of Lincoln's statue shared widely online symbolized an everyday resonance with climate change, comma, dash social issues. Species are found in the park, social issues नहीं चलेगा. Handmade crafts that have produced social issues नहीं चलेगा. Hot springs where the water is hot enough to cook eggs and plantain नहीं चलेगा. A result high as has a high diversity of plant, social issues नहीं चलेगा. Echoing significant historical and contemporary social issues ये चल सकता है। So पांचवे ऑप्शन के साथ जाएंगे, दिस इज द ओनली ऑप्शन विच फिट्स इन द फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। नाउ ये सेंटेंस जो है, टी आपका एक्चुअली टी नहीं है, ये टी मिसिंग है, टी को इग्नोर करो। एक सेंटेंस आपके पैराग्राफ या इसमें है, उसमें गलत वर्ड लिखा है, इस वाले सेंटेंस में गलत वर्ड एक लिखा है, तो कौन सा वाला वर्ड गलत है ये आपको बताना है। सो दिस इंसिडेंट sparked a flurry of memes on social media with interpretations ranged from नहीं ranging from, interpretations ranging from humor about the heat to work related fatigue। तो रेंज्ड के जगह यहां पर रेंजिंग आ जाएगा, है ना। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा एरर है जेरंड को लेके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं पोजीशन वाले क्वेश्चंस पर। विच वन विल बी द सिक्स्थ, जस्ट बिफोर द सिक्स्थ। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको ये सिक्स्थ आप देखते हैं हाईलाइट किया हुआ, जानबूझ के हाईलाइट करके देते हैं, तो बच्चों को लगता है सिक्स्थ पोजीशन वाला सेंटेंस ढूंढना है, लेकिन अभी यहां तो बच जाओगे क्योंकि सिक्स्थ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप फिर देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो आप देखते हैं कि यार जस्ट बिफोर सिक्स्थ, यानी कि हमें एक्चुअली पांचवा सेंटेंस कौन सा है ये पूछा गया है ना, फिफ्थ सेंटेंस। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा पांचवा सेंटेंस है? STQRP, आपने डायरी में सीक्वेंस बनाया है ना, तो मेरे ख्याल से P आपका पांचवा सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। देखते हैं इसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे सीक्वेंस बना, कैसे आपका आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेम पैटर्न में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्टली फॉलोज द थर्ड स्टेटमेंट। डायरेक्टली फॉलोज द थर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट नहीं बताना है, थर्ड के बाद वाला बताना है, यानी कि यहां पर आपको फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा ये बताना। तो ऐसे करके आपको डायरेक्शंस देंगे जिससे आपका कंफ्यूजन और बढ़ सकता है, इसलिए डायरेक्शंस ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंस में खासतौर से आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के डायरेक्शंस आते हैं, है ना। तो फोर्थ सेंटेंस यहां पर आएगा एस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका आंसर करेक्ट हुआ। एंड ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। पहला सेंटेंस क्या है, शुरुआत कहां से होगी, तो शुरुआत ऑब्वियसली आर से होगी। आई होप आप सब लोगों ने भी आर से शुरुआत की है ना। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके मेंस में आ सकते हैं पैराजंबल को लेके।
नाउ ये वाला जो पैराजम्बल है इसका आंसर कैसे आया या ये इसका सीक्वेंस कैसे बना, वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरीवन इवन हिस्टोरिकल फिगर्स। ये पूरा पैराग्राफ कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एब्राहम लिंकन का एक 6 फीट का वैक्स स्टैचू, मोम से बना हुआ स्टैचू कैसे पिघल गया, उसके बारे में है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये सबको असर करता है, इवन हिस्टोरिकल फिगर्स, ऐतिहासिक फिगर्स को भी। रिसेंट इवेंट्स इन वॉशिंगटन डीसी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो क्या हुआ था वॉशिंगटन डीसी में? तो ए 6 फुट वैक्स स्टैचू ऑफ एब्राहम लिंकन which is a part of the artist Sandy William Force project on forgotten black histories at Garrison Elementary School melted due to a heat wave। हीट वेव के वजह से ये 6 फीट ऊंचा जो वैक्स का स्टैचू है वो मेल्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद तीसरे पोजीशन पर आएगा क्यू, क्योंकि द मेल्टिंग ऑफ लिंकन स्टैचू, इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयर्ड वाइडली ऑनलाइन सिंबलाइज्ड एन एवरीडे रेजोनेंस विद क्लाइमेट चेंज। एंड यहाँ पर हमारा सोशल इश्यूज का, कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज का जो पार्ट था वो हमने कवर कर दिया था। क्यू के बाद फिर आप फोर्थ पोजीशन पर लगाएंगे एस, मच लाइक। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, टू और क्यू में लिखा हुआ, इसी के जैसा एक और इंसिडेंट हुआ था एडवर्ड कोल्स्टन का स्टैचू, जो ब्लैक लाइव्स मैटर के जो प्रोटेस्टर्स थे, है ना, उनके द्वारा जब टॉपल किया गया था। आर्ट हियर सर्व्ड एज अ मीडियम फॉर पब्लिक रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। तो आर्ट जो है पब्लिक रिफ्लेक्शन और डायलॉग का एक माध्यम की तरह सर्व होता है। तो ये एस वाला आपका बनेगा चौथा सेंटेंस, और बचा हुआ जो पी है वो आपका पांचवा सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड ए फ्लरी ऑफ मीम्स ऑन सोशल मीडिया विद इंटरप्रिटेशंस रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमर अबाउट द हीट टू वर्क रिलेटेड फटीग। एंड लास्ट में आएगा सिक्स, द वाइड स्प्रेड रिएक्शन। ये वाइड स्प्रेड रिएक्शन जो हमारा सिक्स्थ सेंटेंस में दिया हुआ है, ये कहां से है? सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स बने हैं, फ्लरी ऑफ मीम्स जो बने हैं, एक के बाद एक, इसी को वाइड स्प्रेड रिएक्शन बोला गया है। तो 6 और पी का भी एक जैसे पेयर बन जाता है। तो 6 और पी एक साथ अगर आएंगे, आर अपना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो बीच के दो क्यू और एस के हिसाब से ही बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये पैराजम्बल जो है वो सॉल्व हो जाता है। एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, सो हमारा आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही शॉर्ट सेशंस होंगे, और इन सेशंस में हम लोग आरआरबी मेंस के लिए पैराजम्बल के, क्लोज टेस्ट के, एरर स्पॉटिंग के, थोड़े हाई लेवल के, ऐसे अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। दीज आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट सेशंस इन विच we will solve some very interesting high level questions for your upcoming RRB मेंस एग्जाम्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले एक बार रिमाइंड कर दूं, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है @kaustubsir_textbook। इसे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। QR कोड से भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PDFs आपको सारे यहीं पर मिल जाएंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अगर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, KAUSTUBH। ये कूपन कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक जो है उसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सुपर पैक में आपको सारे के सारे फीचर्स एक साथ एक जगह पर मिल जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग सुपर पैक में एनरोल करें जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसे सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।